हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन और टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की। पहले बात करते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की। दोस्तों, हार्वर्ड ने डिस्टिंग्विश करा है स्ट्रॉन्ग और वीक वर्जन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। वीक वर्जन लर्नर्स को इंग्लिश यूज करने का मौका देता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज को टीचिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग वर्जन ये मानता है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के थ्रू एक्वायर होती है, सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्टिवेट करने से ज्यादा, बल्कि लैंग्वेज सिस्टम को डेवलप करने का ये एक प्रोसेस होता है। दोस्तों, APR हार्वर्ड एक लिंग्विस्टिक और हिस्टोरियन है लैंग्वेज टीचिंग के, जिन्होंने CLT साथ ही अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक की फील्ड को समझाया है। वहीं पर दो और लिंग्विस्टिस्ट हैं, जैसे कि फिनोक्रियो और ब्रूमफिट। फिनोक्रियो दोस्तों एक स्पेशलिस्ट है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के, SEL के, जो जानी जाती है अपनी कंट्रीब्यूशन उन्होंने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में दी है। वहीं पर ब्रूमफिट, का पूरा नाम क्रिस्टोफर ब्रूमफिट है, वो एक ब्रिटिश लिंग्विस्टिस्ट और एजुकेटर है, जिन्होंने CLT में कंट्रीब्यूट किया था। इन दोनों ने, फिनोक्रियो और ब्रूमफिट ने 1983 में एक कंपैरिजन दिखाया था ऑडियो लिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच के बीच में। दोनों को कंपेयर किया था, दोनों के मेजर डिफरेंसेस को कंपेयर किया था। दोस्तों, बात करते हैं लर्निंग और टीचिंग एक्टिविटीज के टाइप्स की। एक्टिविटीज का फोकस होता है कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव पर, उनको अचीव करने पर। लर्नर्स को इंगेज किया जाता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मीनिंग, नेगोशिएशन और इंटरेक्शन के थ्रू। क्लासरूम एक्टिविटीज को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे वो फोकस करे टास्क को कंप्लीट करने में, जिसमें नेगोशिएशन भी इन्वॉल्व हो इंफॉर्मेशन का और इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो। मतलब कि स्टूडेंट्स के बीच में वो एक दूसरे के साथ नॉलेज जो है शेयर करें, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तो स्टूडेंट किसी बात पर सहमत नहीं है तो वो नेगोशिएट कर पाए। इस मेथड में लर्नर्स का रोल होता है लैंग्वेज मास्टरी से ज़्यादा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। वहीं पर टीचर के दो मेन रोल होते हैं। पहला है फैसिलिटेटर्स का काम करना, जिसमें स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज और जो कॉन्टेक्स्ट है इन सब के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाए। इसमें इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट होता है लर्निंग टीचिंग ग्रुप का। दोस्तों, ब्रीन और कैंडलिन ने यहाँ पर टीचर के रोल को डिस्क्राइब किया है। पहले तो उन्होंने ये दो मेन रोल्स बताए हैं, उसके बाद उन्होंने बात करी है सेकेंडरी रोल्स की, जिसमें टीचर एक ऑर्गेनाइजर की तरह भी काम करता है, जहाँ वो रिसोर्सेस को मैनेज करता है। जो भी क्लासरूम की रिसोर्सेस होती है जैसे चॉक, बुक्स, उन सबको टीचर मैनेज करता है। दूसरा रोल है गाइड का। जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज होती है उनको टीचर डायरेक्शन देता है, जिसकी मदद से स्टूडेंट अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट रोल होता है टीचर का एज अ रिसर्चर एंड अ लर्नर, जो नए नॉलेज को कंट्रीब्यूट करते हैं और लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक अलग तरीके से समझता है, सीख पाता है, तो टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, उसकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उसकी कैपेसिटीज को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा कुछ और रोल्स होते हैं टीचर के, जैसे कि एनालिस्ट, काउंसलर और ग्रुप प्रोसेस मैनेजर का, जहाँ पे वो एनालाइज करते हैं अपने क्लासरूम के बच्चों के बारे में और काउंसल करते हैं बच्चों को, सही डायरेक्शन की सीख देते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के बारे में, जिसका पर्पस होता है क्लासरूम में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के यूज को प्रमोट करना।
मटेरियल्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल, जिसमें ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर सिलेबस होता है जो कम्युनिकेटिव अप्रोच के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल, मार्लो जॉनसन्स 1979, जो विजुअल्स, इमेजेस, सेंटेंसेस का यूज करते हैं कन्वर्सेशन इनिशिएट करने में। तो सीएलटी क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के गेम्स, रोल प्ले, स्टिमुलेशन और टास्क बेस्ड कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज प्रिपेयर की जाती है। ये एक्टिविटीज एक्सरसाइज, हैंडबुक्स, क्यू कार्ड्स, एक्टिविटी कार्ड्स, पेयर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस बुकलेट्स के द्वारा की जाती है। पेयर कम्युनिकेशन में 2 सेट ऑफ मटेरियल होते हैं। 2 स्टूडेंट्स होते हैं जिन पर अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। कभी कभी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री होती है और जो 2 पार्टनर्स होते हैं उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन को जिक्सॉ पजल की तरह फिट करना होता है ताकि वो इंफॉर्मेशन एक अच्छा प्रॉपर मीनिंग दे सके। कुछ मटेरियल पार्टनर्स के अलग अलग रोल्स और रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। इसके अलावा सीएलटी को कई सपोर्टर्स क्लासरूम में रियल लाइफ ऑथेंटिक मटेरियल का यूज करने को रिकमेंड करते हैं। ये मटेरियल लैंग्वेज बेस्ड रियल या हो सकते हैं, जैसे कि साइंस मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, कोई ग्राफ, कोई विजुअल रिसोर्सेस, जिन पर कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज डिजाइन की जा सके, जैसे कि जिनकी मदद से मैप, पिक्चर, सिंबल, ग्राफ और चार्ट डिजाइन हो पाए। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट भी कम्युनिकेटिव एक्सरसाइज को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मॉडल जो डायरेक्शन के बेसिस पर असेंबल करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस की। दोस्तों, ये एक टीचिंग अप्रोच है जो लैंग्वेज टीचिंग को किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के माध्यम से सिखाने पर ध्यान देती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन ESL और EFL यानी कि इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, दोनों प्रोग्राम्स में इसका यूज बढ़ गया है क्योंकि ये प्रभावित सिद्ध हुआ है, इम्पैक्टफुल प्रूव हुआ है। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज सीखने के क्रम किसी विषय या जानकारी के आसपास इन्वॉल्व हो रहता है, ना कि लिंग्विस्टिक सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन में भाषा एक माध्यम के, एक मीडियम के रूप में इस्तेमाल होती है सब्जेक्ट के कंटेंट सीखने के लिए। इस प्रकार का जो सिलेबस होता है उसका डिज़ाइन, उसका निर्माण कंटेंट एरिया के बेस पर होता है और ये अलग अलग तरीके और फॉर्मेट में क्रिएट किया जा सकता है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये मेथड लैंग्वेज और कंटेंट दोनों को एक साथ सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा साइंस सीख रहा है तो सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पे इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, तो वो जब साइंस सीखेगा, साइंस की टर्म सीखेगा, तो वो इंग्लिश में सीख रहा है, तो वो इंग्लिश को भी समझ रहा है और जो साइंस है सब्जेक्ट उसको भी समझ पा रहा है। तो इसमें लैंग्वेज और कंटेंट दोनों एक साथ सिखाया जाता है। इस अप्रोच के लिए बेहतर टीचर की ज़रूरत होती है। टीचर्स को एक विषय, एक सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए और स्टूडेंट से आंसर निकलवाने की स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी इंस्ट्रक्शन को कंटेंट और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के साथ रखें। क्लासेस के लिए ऑथेंटिक मटेरियल को चूज करें। स्टूडेंट के लिंग्विस्टिक और कंटेंट लर्निंग के लिए स्कार्फ फोल्डिंग प्रोवाइड करें। दोस्तों, स्कार्फ फोल्डिंग एक टीचिंग टेक्निक है जिसमें टीचर स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि लर्नर्स ग्रेजुअली अपने आप ही सीखने लगे। दोस्तों, इस अप्रोच में बेहतर लर्नर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये माना जाता है कि ये मेथड स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है,
ताकि वो अपने लर्निंग प्रोसेस को समझ सके और अपनी लर्निंग का जो जिम्मा है वो खुद ले सके। और इसके अलावा स्टूडेंट से उम्मीद होती है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और स्टूडेंट को भी इस अप्रोच के प्रति कमिटेड होना ज़रूरी होता है। जो भी इस मेथड में, इस अप्रोच में मटेरियल यूज़ होता है वो कंटेंट या सब्जेक्ट बेस्ड मटेरियल होता है। दोस्तों, ये मेथड 1980 के बाद कई अलग अलग सेटिंग में वाइडली यूज़ किया गया है, जैसे कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम ESP, स्टूडेंट विद लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी SLEP, लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस LSP, ESL EFL प्रोग्राम्स लैंग्वेज में। दोस्तों, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन को एक अप्रोच माना जाता है एक मेथड के बजाय, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स और एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती। दोस्तों, कंटेंट बेस्ड टीचिंग ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस से अलग होती है, क्योंकि लैंग्वेजेस कंटेंट के बाद आती है, वो सेकेंडरी होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर एक टीचर बच्चों को करंट अफेयर्स या अमेरिकन हिस्ट्री या फिक्शन के बारे में कुछ लिखवा रही है, तो स्टूडेंट इंग्लिश को भी तो सीखेंगे, क्योंकि वो लिख तो इंग्लिश में ही रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखा जाए कि इंग्लिश जो है वो एक सबऑर्डिनेट मटेरियल है। मतलब अगर वो कंटेंट बेस्ड लर्निंग सिखा रही है तो कंटेंट पर ज़्यादा फोकस है, इंग्लिश पर कम है। दोस्तों, ये जो CBI है, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, इसकी अप्रोच कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि पहले तो उस सब्जेक्ट को चुना जाए जिसमें इंटरेस्ट हो, इसके बाद सूटेबल सोर्सेज को चुना जाए, ढूंढा जाए जिसमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जैसे कि वेबसाइट हो गई, बुक्स हो गई, ऑडियो वीडियोस हो गई, लेक्चर्स हो गए, या फिर लोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है लेसन, सब्जेक्ट के जो लेसन है उसको सीखा जाए। ग्रुप्स बनाया जाए, हर ग्रुप को स्मॉल टास्क असाइन किया जाए जिसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो उस टारगेट लैंग्वेजेस की। जब ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से शेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे इंफॉर्मेशन, तो वो सीखेंगे और उसके चलते वो एक एंड प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं इस अप्रोच के फायदों की, एडवांटेजेस की। इस अप्रोच की वजह से लैंग्वेज लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, मोटिवेटिंग हो जाती है। इस अप्रोच में एक वाइड एजुकेशनल नॉलेज इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बच्चों के पास अलग अलग टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, पढ़ने के लिए। ये अप्रोच मदद करती है बच्चों की कि वो एक वैल्यूएबल स्टडी स्किल्स को डेवलप कर पाए, नोट के जरिए, समराइज करने के जरिए, या फिर इंफॉर्मेशन को अपने वे में अपनी अकॉर्डिंग लिखने के जरिए। ये एक कोलैबोरेटिव स्किल्स को भी डेवलप करती है जब बच्चे या लर्नर्स जो हैं वो ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक ग्रेट सोशल वैल्यू को भी प्रमोट करती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसमें इम्प्लिसिट लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होती है। दोस्तों, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो डायरेक्टली ना कहा गया हो लेकिन समझाने से क्लियर होता हो। तो CBI अप्रोच में ये जो चीज़ है, इम्प्लिसिट लैंग्वेज है, ये लर्नर्स को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि वो समझाया तो गया नहीं होता डायरेक्टली। वहीं पर जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी एक इशू बन सकती है कई हिस्सों में लेसन्स के। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि ये जो अप्रोच है ये एक चैलेंजिंग अप्रोच है टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की, जो स्टूडेंट को रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड के माध्यम से लैंग्वेज सिखाती है। दोस्तों, इस अप्रोच का फोकस ग्रामर और ट्रांसलेशन पर नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर कैसे करते हैं, कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज या डिज़ाइन करते हैं, और किसी को कोई काम करने के लिए कहना, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ये एक नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होता है जो ज़्यादातर मटेरियल डिज़ाइन में यूज़ होता है। दोस्तों, ये अप्रोच लैंग्वेज रूल्स और ड्रिल्स की बजाय टास्क के थ्रू सिखाया जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना, ट्रैवल आइटनरी देना, इंटरव्यू लेना और देना।
ये रियल लाइफ एप्लीकेशन पर बेस्ड होता है, जिसमें टास्क दिए जाते हैं जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए होते हैं, ताकि स्टूडेंट नेचुरल और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को सीख पाए। इस अप्रोच में जो फोकस होता है वो मीनिंग पर होता है सबसे पहले, रादर देन फॉर्म। पहले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज का उपयोग सीखेंगे, यूज सीखेंगे, और बाद में ग्रामर और एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे। इस अप्रोच में लर्नर इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इस अप्रोच की 3 स्टेजेस होती है। पहली, प्री टास्क। टास्क के कॉन्टेक्स्ट सेट किए जाते हैं, नेसेसरी वोकैबुलरी और फ्रेजेस को बताया जाता है। सेकेंड है ड्यूरिंग टास्क। स्टूडेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, वाइवा डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल प्ले एक्सेट्रा। और थर्ड स्टेप होती है पोस्ट टास्क, जिसमें फीडबैक या रिफ्लेक्शन दिया जाता है और लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, इस अप्रोच के बेनिफिट क्या है? स्टूडेंट ऐसी चीज़ों में एक्टिवली इंगेज होते हैं, इससे बच्चों की फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चों की रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन डेवलप होती है। दोस्तों, ये अप्रोच ESL और EFL दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, ग्रामर और एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया जाता, इस वजह से बच्चों को सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। ये चीज़ सभी स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं है। बड़ी बड़ी क्लासरूम में जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।